नमस्कार। मॉडल केम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम हिस्ट्री का तीसरा लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है रोमन साम्राज्य। वैसे किताब में इसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। कारण क्या है इसका? क्योंकि ये जो साम्राज्य है वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, अफ्रीका, एशिया और यूरोप। और भूमध्य सागर जो है इसके बिल्कुल बीच में था। आसान शब्दों में भूमध्य सागर के चारों तरफ जो देश हैं वो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। पिछले लेसन में हम लोगों ने जो आप लोगों ने पढ़ा होगा दजला और फरात नदी। तो एक तरफ पूर्व के अंदर इसके तरफ बहती थी फरात नदी। फरात नदी का इसका बॉर्डर निश्चित करती थी और उत्तर की तरफ बहती थी डैन्यूब नदी और तीसरी तरफ जो था वो था सहारा रेगिस्तान। तो इन दोनों नदियों और सहारा रेगिस्तान के बीच में जो है ये सभ्यता फली फूली थी। शुरुआत इसकी हुई थी रोम के अंदर। रोम एक छोटा सा राज्य था। धीरे धीरे उन्होंने अपने आस पड़ोस के सभी देशों के ऊपर कब्जा कर लिया और एक महान सभ्यता का निर्माण किया जिसको रोमन सभ्यता कहा जाता है। ये उस समय की सबसे बड़ी सभ्यता थी। अगर बात करें सिकंदर या अशोक के साम्राज्य से भी बड़ी सभ्यता ये थी। तो इसी सभ्यता के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में। क्या है? राजनीतिक जीवन। जो राजा महाराजा थे इन्होंने किसने इसकी रचना की वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस समय समाज कैसा था, किस प्रकार के लोग थे, क्या काम वो करते थे, किस प्रकार का जीवन वो जीते थे। वैसे अगर बात करें तो 509 ईस्वी पूर्व में वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई थी और जो लगभग 27 ईस्वी पूर्व तक चली। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन में क्या है कि समाज जो है वो कितने वर्गों में बटा हुआ था। तो समाज जो है वो 3 वर्गों के अंदर बटा हुआ था। पहला था प्रथम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। जो प्रथम श्रेणी थी जिसको हम बोलते थे पैट्रिशियन, यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है पैट्रिशियन। इसके अंदर कौन आते थे? जो राजा थे, जो सेनेटर थे। सेनेटर एक किस्म से जैसे हमारे देश के अंदर सांसद होते हैं उस प्रकार के थे। तो उनके पास सारे अधिकार थे, सारी पूंजी थी उनके पास विशेष अधिकार थे। उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। उनके मुख से निकला प्रत्येक शब्द जो है कानून समझा जाता था। एक तरह से वो राजा का समान जो है जीवन जीते थे। इसके अलावा बड़े बड़े व्यापारी या बड़े बड़े भूमिपति भी इसी वर्ग के अंदर आते थे। दूसरा वर्ग जो था मध्यम वर्ग, हम जिसको बोल सकते हैं आसान शब्दों में, जिसको कुल मिलाकर जिसको हम प्लेबियन कहते थे। इसके अंदर छोटे अधिकारी, सेना के अधिकारी, छोटे व्यापारी शामिल थे। इनको भी विशेष रियायतें दी जाती थी, विशेष सुविधाएं इनको प्रदान की जाती थी। इनके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं था और राज्य के बड़े बड़े पदों के ऊपर यही नियुक्त होते थे। और जो तीसरा वर्ग था जिसमें अधिकतर जनसंख्या निवास करती थी उसको बोलते हैं निम्न वर्ग या ह्यूमिली ओरिस। अधिकतर लोग इसी के अंदर आते थे। इसके अंदर कौन लोग आते थे? दास या फिर मजदूर या छोटे भूमिहीन किसान आते थे, जिनका जीवन जो था नरक के समान था। टैक्स भी उन्हीं के ऊपर थे और सारा काम भी उन्हीं को करना पड़ता था। जबकि संपत्ति जो है उनके पास सिर्फ नाम मात्र की थी। केवल 2 समय का भोजन जुटाना ही उनकी मुख्य प्राथमिकता रहती थी। यदि हम बात करें परिवार कैसे थे तो उस समय परिवार थे एकल परिवार। संयुक्त परिवार रोमन सभ्यता के अंदर नहीं पाए जाते थे। परिवार के अंदर पति पत्नी और उनके बच्चे तथा दास या नौकर नौकरानियां ही सम्मिलित होती थी और परिवार जो है वो पितृसत्तात्मक होता था। अर्थात पिता जो है परिवार का मुखिया होता था और उसके सारे आदेश परिवार को मानने पड़ते थे। यदि वो चाहता तो अपने अवांछित बच्चों को बेच सकता था, उनको मार भी सकता था। और परिवार के बच्चों का पालन पोषण करना, उनका विवाह करना ये भी उसी की जिम्मेवारी थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं था कि सब काम अपनी मर्जी से करता था। वो परिवार के सदस्यों की सलाह मशवरा से काम करता था, परंतु अंतिम फैसला उसी का माना जाता था। तीसरी बात करें स्त्रियों की स्थिति।
रोमन साम्राज्य के अंदर कुल मिलाकर स्त्रियों की स्थिति अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि सभी सामाजिक और धार्मिक और राजनीतिक पदों पर स्त्रियां पाई जाती थी। सभी जो अवसर थे वहाँ पर स्त्रियां बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। जो उच्च वर्ग था वहाँ की लड़कियां जो है उनको उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी, खासकर पैट्रिशियन जो वर्ग था वहाँ की महिलाएं काफ़ी पढ़ी लिखी होती थी और राजनीति में एक विशेष स्थान रखती थी। उस समय लड़कियों का विवाह करना पिता और बड़े भाई का मुख्य कर्तव्य माना जाता था। 16 से लेकर 23 साल तक, 16 से 23 वर्ष की आयु के बीच में उनका विवाह किया जाता था, जो कि वर्तमान समय में भी लगभग इसी उम्र में विवाह हो जाता है। दूसरा, पिता की जो प्रॉपर्टी थी, पिता की जो संपत्ति थी, उसके ऊपर महिलाओं का अधिकार था, पुत्रियों का अधिकार होता था। तलाक लेना उस समय आसान था। यदि पति किसी अपनी पत्नी से तलाक ले लेता है तो उसको जो दहेज प्रथा उस समय वर्ग में पाई जाती थी। लेकिन यदि तलाक हो जाता है तो जो दहेज पति ने लिया है वो उसको पिता को, लड़की के पिता को उसको वापस करना पड़ता था। नंबर 4 बात करें शिक्षा की। शिक्षा की बहुत कमी थी। रोमन सभ्यता के अंदर कुल मिलाकर पुरुष की जो शिक्षा थी वो थी 20%। पुरुष शिक्षा जो थी 20% थी और महिलाओं की शिक्षा थी 10% तक। और ये भी क्या है, जो निम्न वर्ग था, हिमेली ओरिस था, यहाँ पर केवल नाम मात्र की शिक्षा ही पाई जाती थी। सेना के अधिकारी या फिर क्लर्क जो थे, जो लिखने का, रिकॉर्ड करने का जो कार्य करते थे, वो लोग ही पढ़े लिखे होते थे। उस समय लैटिन और यूनानी भाषा जो है मुख्य रूप से प्रयोग में की जाती थी। जो शासन की जो चलाने की जो भाषाएं थी वो थी यूनानी और लैटिन भाषा, लातिनी भाषा जिसको हम बोलते हैं, लातिनी भाषा जिसको हम बोलते हैं, और यूनानी भाषा है उसका जो अधिकतर प्रयोग किया जाता था। उसके बाद शिक्षा इतनी कमी क्यों थी? क्योंकि स्कूलों की संख्या जो है बहुत ही कम थी, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल नहीं थे। उसके अलावा यदि बात करें क्षेत्रों की, तो क्षेत्र के हिसाब से भी शिक्षा कहीं पर अधिक थी, कहीं पर कम थी। जैसे कि एक शहर था पोम्पाई, जो कि ज्वालामुखी फटने से क्या है 79 ईस्वी पूर्व जो कि नष्ट हो गया था ये शहर। यहाँ पर सबूत मिले हैं कि दीवारों पर जो है इश्तिहार लगाए गए थे, तो इससे अनुमान लगाया गया कि वहाँ पर लोग जो है काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। इस शहर के अंदर शिक्षित लोगों की संख्या काफ़ी अधिक थी। इसके विपरीत यदि बात करें अफ्रीका की तरफ जो देश थे, अल्जीरिया था, जो वहाँ पर शिक्षा जो है बिल्कुल ही कम थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है वहाँ पर काफ़ी कम था। यदि बात करें मनोरंजन की, तो रोमन सभ्यता के लोग जो हैं मनोरंजन के काफ़ी शौकीन थे। इस बात का अनुमान आप इस से लगा सकते हैं कि साल के अंदर लगभग 176 दिन कोई ना कोई मनोरंजन का कार्यक्रम जो है वो उसका आयोजन होता रहता था। मनोरंजन के लिए वो नृत्य और सर्कस देखने के काफ़ी शौकीन थे रोमन साम्राज्य के लोग। इसके अलावा जो अमीर वर्ग के लोग थे, वो जो दास थे, दासों की आपस में लड़ाइयाँ करवाते थे और दासों की हिंसक जानवरों के साथ लड़ाई करवाते थे, जिसमें हारने वाले दास को मृत्युदंड दिया जाता था। तो इस प्रकार जो लड़ाकू जो दास थे उनकी उम्र जो है बहुत ही कम होती थी। जब तक वो युद्ध जीतते रहते हैं, जो लड़ाई जीतते रहते हैं, वो जीवित हैं। जिस लड़ाई में वो हार जाएंगे उसी में के अंदर वो उनका आखिरी दिन होगा। बड़े बड़े उन्होंने स्टेडियम बनाए थे जिसके अंदर हजारों लोग बैठकर उस लड़ाई का आनंद लेते थे। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो उनको खिलौनों से, लकड़ी और मिट्टी के खिलौने बनाकर अपना मनोरंजन करते थे। यदि बात करें पहनावे की, तो रोमन सभ्यता के लोग रेशमी, ऊनी और लगभग हर प्रकार के जो है सूती कपड़े जो हैं वो पहनते थे। पुरुष नीचे लंगोट और एक लंबी कमीज पहनते थे, जबकि महिलाएं एक चादर सी, जिस प्रकार साड़ी का प्रयोग करते हैं तो उसी प्रकार एक चादर सी जो है पूरे बदन के ऊपर लपेटती थी। इसके अलावा वो सोने, चांदी और हाथी दांत के बने हुए आभूषणों का प्रयोग करती थी। महिलाओं में सजने संवरने का काफ़ी रुचि देखी जाती थी।
वे लगभग हर प्रकार का आभूषण पहनती थी। बाल को तरह तरह से सजाने और संवारने का भी वहाँ पर काफ़ी प्रचलन था। इसके अलावा सुगंधित तेल, लिपस्टिक आदि का भी वो काफ़ी प्रयोग करते थे। उसके बाद है भोजन। उस रोमन सभ्यता के जो लोग हैं वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। उनका मुख्य भोजन था जो गेहूँ, चावल, जैतून का तेल और मछलियाँ, दूध, ये उनके भोजन का मुख्य अवयव थे। उसके अलावा जो अमीर वर्ग था वो तरह तरह के मिठाइयाँ और फलों का भी आनंद लेते थे। उसके बाद यदि हम बात करें आर्थिक जीवन की, तो रोमन सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। अधिकतर जनसंख्या जो है वो कृषि करती थी, परंतु लोगों के पास खुद की ज़मीन नहीं थी। बड़े बड़े जो भूमिपति थे, ज़मीन के ऊपर उनका अधिकार था और वो अपने दास और नौकरों की सहायता से उसके ऊपर खेती करते थे। यदि खेती की बात करें तो सबसे जो महत्वपूर्ण उनकी जो फसलें थी वो थी गेहूँ, जौ, चावल और जैतून, और उसके अलावा वो फलों की भी खेती करते थे। फलों में सबसे महत्वपूर्ण था अंगूर। अंगूर इसलिए क्योंकि वो अंगूर की शराब बनाते थे। उसके अलावा यदि बात करें, एक शहर था, राज्य था गैलीली। गहन कृषि के लिए काफ़ी फेमस था, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर खेती की जाती थी और खेती करने के लिए वो हल और बैलों का प्रयोग करते थे। बैलों के साथ हलों को जोतते थे। अधिक उत्पादन के लिए काफ़ी मात्रा में खादों का प्रयोग करते थे। सिंचाई की काफ़ी विकसित व्यवस्था उन्होंने कर रखी थी। इसके अलावा जो है श्रम की कोई कमी नहीं थी। राजाओं को, क्योंकि मुख्य रूप से टैक्स उनको खेती से प्राप्त होता था, राजाओं ने भी खेती को सुधारने के लिए काफ़ी प्रयास किए। उसके बाद दूसरा जो उनका मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। रोमन सभ्यता के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़े, खच्चर, लगभग हर प्रकार के जो हैं वो जानवर पालते थे। इनसे उनको दूध, खाल, ऊन, ये जो है वो प्राप्त होते थे। और ख़ासकर अल्जीरिया का जो क्षेत्र है, जो वर्तमान में अल्जीरिया देश है, वहाँ पर भेड़ बकरियाँ काफ़ी मात्रा में पाली जाती थी। वो जो भेड़ बकरियों वाले थे वो खाना बदोशी का जीवन जीते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उनको भेड़ बकरियों को चराते रहते थे। और वो एक झोपड़ी, एक नंबर का क्वेश्चन है, कि ओवन टाइप की झोपड़ी जो है उसको अपने साथ लेकर चलते थे। उस टेंट के अंदर वो अपने आप को बारिश, गर्मी और सर्दी से बचाते थे। दूसरी तरफ यदि बात करें, जो स्पेन या फ्रांस का जो क्षेत्र है वर्तमान, उस क्षेत्र के अंदर लोग, जो पहाड़ी क्षेत्र थे वहाँ पर लोग रहते थे और वो पशुओं को पालते थे। गाय भैंस को वो पालते थे और वो कारण ये था कि उस क्षेत्र में बड़ी बड़ी चारागाहें थी, तो पशुओं के लिए चारे की कोई कमी नहीं होती थी। वो पहाड़ी क्षेत्र में अब नीचे आकर अपने पशुओं को चराते रहते थे। इसके अलावा बोझा ढोने के लिए और युद्ध में भी घोड़ों का प्रयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता था। इसके लिए वो घोड़े और खेती करने के लिए बैलों को भी पालते थे। तीसरा नंबर है उद्योग। काफ़ी विकसित उद्योग थे। विकसित उद्योग होने का कारण ये था कि जो राजा थे, खासकर अगर बात करें अगस्टस की, जो कि सबसे पहला राजा था, उसने उद्योगों की तरफ विशेष ध्यान दिया। बड़े बड़े उद्योग जो हैं वो लगाए गए। मुख्य उद्योग किस चीज़ के थे? एक तो अंगूर की शराब का और दूसरा है जैतून के तेल का जो उद्योग है। अफ्रीका का जो क्षेत्र था, अफ्रीकी जो देश थे, वहाँ पर जैतून के तेल के बड़े बड़े जो हैं उद्योग लगाए गए थे। जैतून के तेल के लिए वो काफ़ी फेमस थे। लगभग पूरे रोमन सभ्यता के अंदर, लगभग सभी देशों के अंदर अंगूर की शराब बनाने का उद्योग लगा हुआ था और उन उद्योग अंगूर की शराब को और जैतून के तेल को स्टोर करने के लिए एक विशेष प्रकार के कंटेनर का प्रयोग करते थे। रोम के अंदर एक जगह है, वहाँ पर खुदाई की है, तो लगभग कितने 5 करोड़ कंटेनरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो अब इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जहाँ पर 5 करोड़ कंटेनरों के अवशेष मिले तो वो कितनी बड़ी मात्रा में शराब और तेल को संजो कर रखते थे। उसके अलावा कपड़े का उद्योग, कांच का उद्योग, धातु उद्योग जो है वो काफ़ी विकसित था। चमड़े का उद्योग, हथियार बनाने के उद्योग भी काफ़ी विकसित थे
रोमन सभ्यता के अंदर। यदि बात करें व्यापार की, व्यापार काफ़ी विकसित था। कारण क्या था? वही कारण, राजाओं ने व्यापार की तरफ विशेष ध्यान दिया। लगभग सभी देशों के साथ इनका व्यापार होता था। आंतरिक व्यापार भी, आंतरिक व्यापार इसलिए क्योंकि सभी देशों के बीच में एक सागर है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर, जिसके द्वारा एक स्थान से आना जाना बिल्कुल ही आसान था। राजाओं ने अपने प्रयास के द्वारा जो समुद्री लुटेरे हैं उनका सफाया कर दिया, चोर और डाकुओं को भगा दिया गया, चोर और डाकुओं को मार दिया गया, जिससे क्या है, शांति बनी रही। तीसरा कारण ये था व्यापार विकसित होने का, क्योंकि व्यापारिक संघ थे रोमन के अंदर, लोगों ने अपने संघ बनाए हुए थे व्यापारियों ने, उन्होंने व्यापार को काफ़ी प्रोत्साहित किया। यदि विदेशी व्यापार की बात करें तो चीन से, भारत से, यूरोप के देशों से और अफ्रीका के देशों से काफ़ी बड़ी मात्रा में वो व्यापार करते थे। अगर बात करें आयात की तो वो वस्त्र, गरम मसाले, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, इस प्रकार की जो चीज़ें उनका आयात करते थे। और निर्यात किस चीज़ का करते थे? वो सोना, चांदी, लोहा, तांबा, टीन और अंगूर की शराब, इन चीज़ों का वो निर्यात करते थे। उसके बाद है श्रमिकों पर नियंत्रण। उस समय जो है खेती के अंदर या व्यापार के अंदर या उद्योगों के अंदर जो है श्रमिकों की बहुत आवश्यकता पड़ती थी, और श्रमिकों के लिए वो रखते थे दासों को, जिनको वो केवल भोजन देते थे। दिन में 16 से 18 घंटे वो काम करवाते थे, यहाँ तक कि छोटे बच्चों से भी वो खतरनाक काम करवाते थे, 5-5, 6-6 घंटे लगातार, और केवल भोजन देते थे, उनको सैलरी नहीं दी जाती थी। ये ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मजदूर बिना सैलरी के मजदूर भी वो रखते थे, लेकिन क्या है, केवल ऐसे उद्योगों में जहाँ पर पूरा वर्ष कार्य नहीं चलता, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, दासों की बजाय श्रमिकों को रखते थे, क्योंकि दासों को पूरा वर्ष भोजन देना पड़ता है तो वो उनको महंगा पड़ता था। तो ऐसे उद्योग, ऐसे व्यापार जहाँ पर पूरा वर्ष कार्य नहीं होता, तो वहाँ पर वो रखते थे किराए के मजदूर। और जैसे कि खेती है या ऐसे व्यापार हैं, ऐसा कोई उद्योग है जहाँ पर पूरा वर्ष कार्य चलता रहता है, तो वहाँ पर वो दासों का प्रयोग करते थे। दास प्रथा जो है रोमन साम्राज्य के माथे पर एक कलंक के समान है, उसका हम अलग से क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद है सिक्के। रोमन सभ्यता के अंदर लगभग 366 ईस्वी पूर्व सिक्कों का प्रचलन जो है प्रारंभ हो गया था। रोमन सभ्यता के अंदर सबसे पहले कांसे के सिक्के बनाए जाते थे, उसके बाद धीरे धीरे क्या है, चांदी के सिक्के बनाना उन्होंने शुरू कर दिया था। लगभग 4.5 ग्राम का वो चांदी का सिक्का बनाते थे, जिसको दिनारिस कहा जाता था, दिनारिस या दिनारियस कहते थे। उसके बाद क्या है, 3री शताब्दी में हमने आपको क्वेश्चन भी भेजा था एक PDF फाइल के अंदर, 3री शताब्दी के संकट, जब वहाँ पर चांदी की कमी हो गई, तो फिर उन्होंने सोने के सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जिनको कहा जाता था सोलिडस। सोने के सिक्कों को वो उस समय सोलिडस कहा जाता था और चांदी के सिक्कों को दिनारिस कहा था। वजन दोनों का समान था। उसके बाद हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की। काफ़ी धार्मिक लोग थे रोमन के। यदि बात करें उनके प्रमुख देवता, तो सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण देवता था, उसका नाम था जुपिटर। जुपिटर जो है वो आकाश का देवता माना जाता था। सूर्य, चंद्रमा और तारे उसके आदेशों का पालन करते थे। यह रोमन सभ्यता के लोगों के अनुसार था, और वो सभी रहस्य जानता था, पूरे विश्व को वही चलाता है ऐसा माना जाता था। इसलिए सबसे अधिक वो जुपिटर की ही पूजा अर्चना करते थे। दूसरा देवता था उनका मार्स। मार्स क्या है, युद्ध का देवता माना जाता था। युद्ध के अंदर विजय होगी या हार होगी, ये मार्स ही निश्चित करता था। इसलिए युद्ध से पहले वो मार्स की पूजा अवश्य करते थे। तीसरे नंबर पर है देवी जूनो। जूनो, इसकी लगभग प्रत्येक परिवार के अंदर पूजा की जाती थी। इसको महिलाओं की देवी माना जाता था। जूनो के आदेश के ऊपर ही महिलाएं गर्भ धारण करती हैं। यदि जूनो नाराज हो गई तो महिला गर्भ धारण नहीं कर सकेगी, ऐसा वहाँ पर माना जाता था।
उसके अलावा मिनर्वा और डायना। मिनर्वा जो है वो ज्ञान की देवी, जैसे हमारे देश के अंदर सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है, तो सेम पोजीशन थी मिनर्वा की रोमन सभ्यता के अंदर। और डायना है उसको प्रेम की देवी माना जाता था। उपासना विधि, उपासना विधि बिल्कुल उनकी साधारण थी। वो साधारण तरीके से पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा वो पशु पक्षियों की बलि भी देते थे। इसके अलावा वो क्या करते थे, अपने देवताओं के लिए बड़े बड़े और विशाल मंदिरों का निर्माण करते थे, जहाँ पर तरह तरह का वो चढ़ावा, खाने पीने की वस्तुओं के अतिरिक्त वो सोना चांदी, लगभग अनाज, मछली, लगभग प्रत्येक वस्तु जो है वो अपने देवताओं को अर्पण करते थे। सम्राटों की उपासना, रोमन सभ्यता के अंदर सम्राटों ने क्या है, खुद को देवता मानकर लोगों से पूजा करवाना शुरू कर दिया था। लगभग सभी राजाओं की जो है वो पूजा की जाती थी। खासकर डाइक्लोशियन एक राजा था जिसका हम आगे जिक्र करेंगे, उसने खुद को सूर्य देवता का अवतार बताया, खुद को सूर्य देवता का उपासक बताया और लोगों द्वारा अपनी पूजा करवाई। तो लोग देवताओं के समान सम्राटों की पूजा करते थे। उसके बाद कुछ एक धर्म थे जो वहाँ पर रोमन सभ्यता के अंदर उस समय फैले गए थे, जैसे कि ईसाई धर्म। बाद में ईसाई धर्म को रोमन सभ्यता का सरकारी या ऑफिशियल धर्म जो है वो घोषित कर दिया गया है। इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, ईसा मसीह द्वारा ये धर्म, ईसा मसीह के जन्म के बाद ये धर्म जो है वो प्रारंभ हुआ था। इसके नियम बड़े ही साधारण थे। इसमें के इसकी जो धार्मिक पुस्तक है बाइबल जिसका नाम है, जिसके नियम बड़े ही आसान थे, जिसमें कोई जाति धर्म के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सबको प्रेम से रहने के लिए और बिल्कुल साधारण तरीके से पूजा अर्चना करने के लिए। और इनका जो मंदिर है जो जहाँ पर ये पूजा अर्चना करते हैं उसको चर्च कहा जाता था। काफ़ी बाद में काफ़ी लोकप्रिय हुआ, लेकिन प्रारंभ में जो है, प्रारंभ के अंदर जो कुछ राजा हुए वो ईसाई धर्म को अच्छा नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने ईसाइयों के ऊपर काफ़ी अत्याचार भी किए। दूसरा धर्म जो वहाँ पर लोकप्रिय था वो था यहूदी धर्म। यहूदी धर्म एक ईश्वरवादी थे। वो केवल जेहोवा, जिसने इस धर्म की रचना की है, उसकी पूजा करते थे। और जो धार्मिक जो उनके मंदिर होते थे उनको वो कहते थे सिनेगोग। तो ये धर्म काफ़ी प्रचलित था, इस धर्म के लोगों की काफ़ी संख्या थी। परंतु ये पूरे रोमन साम्राज्य के अंदर प्रारंभ में नहीं पाया जाता था, इसलिए कई बार यहूदियों द्वारा विद्रोह भी किया गया, जिसको बाद में दबाया भी गया। और छठे नंबर पर जो है मित्र धर्म जो है वो पाया जाता है। खासकर ये सैनिकों का प्रिय धर्म था। जब रोमन सेना ने अंतोलिया पर आक्रमण किया तो अंतोलिया का जो धर्म था मित्र धर्म, उसके अंदर क्या है, अनुशासन के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो सैनिकों को ये बात बहुत अच्छी लगी और रोमन सेना के लगभग प्रत्येक सैनिक ने इस धर्म को अपना लिया। परंतु इस धर्म के अंदर महिलाओं को आना मना है, महिलाओं ने को द्वारा इस धर्म को स्वीकार नहीं किया गया, परंतु सैनिकों का ये प्रमुख है और लोकप्रिय धर्म माना जाता था उस समय के लिए। उसके बाद यदि हम बात करें राजनीतिक जीवन की, तो जो रोमन सभ्यता है वहाँ पर जो राजनीति है वो कुछ अलग प्रकार की थी। जैसे कि क्या है, वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना हुई। विश्व के अंदर सबसे पहले उदाहरणों में से एक है 509 ईस्वी पूर्व में वहाँ पर गणतंत्र था, जो कि 27 ईस्वी पूर्व तक चला। इसके अंदर क्या था, ऐसा नहीं कि राजा नहीं होता था, राजा का पद होता था, परंतु उसके पास सारी शक्तियाँ नहीं होती थी। एक गण है, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो शासन की बागडोर को संभालता था, जिनको सेनेटर कहा जाता था। सेनेटर जिस प्रकार हमारे देश के अंदर सांसद होते हैं, जो नियम कानूनों का निर्माण करते हैं, जो हमारे देश के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं, तो इसी प्रकार जो सेनेटर थे वो रोमन सभ्यता का संचालन करते थे। राजा का पद भी होता था। लेकिन 27 ईस्वी पूर्व
एक राजा था, लगभग प्रथम राजा जिसके पास सभी पर अधिकार थे, उसका नाम था ऑगस्टस। ऑगस्टस जो था जिसका इसका वास्तविक नाम था ऑक्टेवियन। ऑक्टेवियन ऑगस्टस नाम इसका जो है बाद में पड़ा था। प्रारंभ में क्या था, लगभग 44 ईस्वी पूर्व, एक कहानी के समान अब ये शुरू हो गया लेसन। लगभग 44 ईस्वी पूर्व जो रोमन राजा था जिसका नाम था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर, जूलियस, उसकी हत्या कर दी गई। अब उसकी हत्या का बदला लेने के लिए ऑक्टेवियन, ऑक्टेवियन कौन है, जूलियस सीजर की बहन का पोता था। ऑक्टेवियन जूलियस सीजर की बहन का पोता था। तो इसने इसकी मौत का बदला लेने के लिए एक ग्रुप बनाया, एंटोनी और लैपिडस के साथ मिलकर, और उन तीनों ने मिलकर जो जूलियस सीजर के हत्यारे थे उनको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उन तीनों के अंदर सत्ता प्राप्ति के लिए झगड़ा शुरू होना प्रारंभ हो गया। लैपिडस जो है वो अपने आप ही अलग हो गया, उसने कहा कि मुझे सत्ता नहीं चाहिए। बच गए एंटोनी और ऑक्टेवियन। तो ऑक्टेवियन और एंटोनी के अंदर युद्ध हुआ जिसमें ऑक्टेवियन विजयी हुआ। विजयी होने के बाद जब वो राजधानी पहुंचा तो लोगों ने उसको ऑगस्टस कहकर पुकारा। ऑगस्टस का मतलब था विजेता। तो और बाद में ऑगस्टस ने खुद को सीजर की उपाधि भी दे ली, तो जिसलिए इसका नाम ऑगस्टस सीजर पड़ गया। और जब ये राजा बना तो इसने क्या है, बहुत सारे सुधार किए, जैसे कि इसने जो सेनेटर हैं उनके साथ बड़े ही अच्छे संबंध बनाए। बाद में जिससे खुश होकर जो सेनेटर थे उन्होंने अपनी जो सारी पावर है जो है इसके हाथों में सौंप दी और ये प्रथम राजा बना। उसके बाद इसने क्या है, जो सेनेटर थे उनकी शक्तियों को कम कर दिया। लगभग जो प्रारंभ में जो सेनेटर थे उनकी संख्या होती थी 1000, जिसको इसने कम करके 600 कर दिया। उसके बाद इसने सेना के अंदर सुधार किए। क्या है, लगभग जब ये गद्दी पर बैठा था तो रोमन सभ्यता के जो सैनिक थे उनकी संख्या थी 6 लाख, जिसको इसने कम कर दिया 3 लाख। कारण क्या था, ये जो सैनिक थे वो परमानेंट नहीं थे। युद्ध के समय बहुत सारे सैनिकों को भर्ती कर लिया जाता था। इसने 3 लाख परमानेंट सैनिक रखे खर्च को कम करने के लिए, और बाद में जो इसका फैसला है वो सही साबित भी हुआ। उनको अच्छी प्रकार की ट्रेनिंग दी, उनकी इसने जो है सैलरी जो है वेतन निश्चित कर दिया। उसके अलावा इसने 9000 प्रेटोरियन 9000 प्रेटोरियन प्रेटोरियन ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है। 9000 प्रेटोरियन गार्ड की नियुक्ति की। इन गार्डों का क्या काम था, राजा को सुरक्षा देना। ये पर्सनल गार्ड थे राजा के। तो इस प्रकार जो है राजा, क्योंकि इससे पहले क्या है कई राजाओं की हत्या कर दी गई थी, तो ये काफ़ी सुरक्षित हो गया। उसके बाद इसने व्यापार के अंदर इसकी एक PDF फाइल जो है पॉइंट बनाकर आपके पास भेज दी जाएगी। इसने व्यापार को प्रोत्साहन दिया। इसने जो डाकू हैं और जो समुद्री लुटेरे हैं उनका सफाया करवाया। विदेशियों के साथ इसने अच्छे संबंध बनाए। विदेशी व्यापार को इसने बढ़ावा दिया। उद्योग धंधों की व्यवस्था की, सड़कें बनवाई, और इसने कला और साहित्य का बहुत प्रचार प्रसार किया। इसी ने ईंटों की जगह पर संगमरमर जो है पत्थर का प्रयोग करके बड़े बड़े महल और इमारतें बनवाई। लिवी जैसे जो हैं कवि इसी के शासनकाल में हुए। काफ़ी बड़ी मात्रा में साहित्य और कविताओं का संकलन किया गया इसके समय। उसके बाद टिबेरियस जो है क्या है, 27 ईस्वी पूर्व से लेकर 14 ईस्वी तक इसने शासन किया। 14 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी तक टिबेरियस। ऑक्टेवियन का जो शासनकाल था वो था 27 ईस्वी
पूर्व से लेकर 14 ईस्वी तक, ये आपको पहले बताया गया कि ये ईस्वी पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। तो ऑक्टेवियन या ऑगस्टस सीजर ने शासन किया 14 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी तक टिबेरियस जो है ऑगस्टस का पुत्र नहीं था, ये उसकी बेटी का पुत्र था। वो जो है वो उसका उसके बाद में राजा बना। इसकी माँ का नाम था जूलिया। जूलिया को इसने ऑगस्टस ने अपने राज्य से, देश से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसको उसके अनैतिक संबंधों के कारण वो नाराज था। बाद में टिबेरियस जो है वो गद्दी पर बैठा। इसके बाद गद्दी पर बैठा नीरो। हालांकि वो 54 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। बीच में 1-2 राजा आए, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ना उनका इतिहास के अंदर इतना जिक्र है। तो इस प्रकार बहुत से राजा गद्दी पर बैठे। तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे या आपको नोट्स बनाकर आपके पास भेज दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।